हेलो एंड वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं? जी हां, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज, पतले लेंसेज से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है। याद करो, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम यही बात कर रहे थे, जहां पे हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा था, है ना, कि भाई लेंस होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था भाई एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, जिनमें से एटलीस्ट कम से कम एक सरफेस तो कर्व्ड हो, वो लेंस कहलाता है। फिर लेंस के टाइप्स पढ़े थे। चलो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं फटाफट से यहां पे सारी चीजें। सबसे पहले हमने लेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट। सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो था लेंस। क्या होता है भाई लेंस? तो हमने बोला इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम having two refracting surfaces जिनमें से एक ऑफ विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड, सरफेस इज कर्व्ड। ठीक है, जिनमें से एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड हो, वो लेंस कहलाता था, है ना। फिर लेंस के हमने दो टाइप पढ़े थे। तो हमने बोला सर लेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कि हम प्यार से, पहला वाला होता था बेटा कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम प्यार से कन्वर्जिंग भी कहते थे। और दूसरा होता था कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस को हमने प्यार से डाइवर्जिंग भी कहा। ठीक है, तो एक होता था कॉन्वेक्स लेंस जिसको कि हम कन्वर्जिंग कहते थे, एक होता था कॉन्केव लेंस जिसको कि डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब पास लाना। तो कॉन्वेक्स लेंस की टेंडेंसी क्या थी कि अगर लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, अगर लाइट रेज इन लेंस पे इंसिडेंट होती है तो वो लाइट रेज को पास ले आता है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस की टेंडेंसी थी। सो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और अगर लाइट रेज इस पे इंसिडेंट होती है तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि वो लाइट रेज को पास ले आएगा और एक पॉइंट पे लाके मिला देगा। ये कॉन्वेक्स लेंस की टेंडेंसी। कॉन्केव लेंस की टेंडेंसी ये है कि अगर लाइट रेज पैरेलली इस पे इंसिडेंट कराई जाती है, अगर लाइट रेज पैरेलली इस पे इंसिडेंट कराई जाती है तो वो दूर हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है ना। सो यू कैन सी हियर, यहां पे लाइट रेज तो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिल रही है, ये डाइवर्ज हो रही है। जब इनको मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं तो ये मुझे एक जगह पे मिलती हुई नजर आती है ना। सो ये टाइप के लेंस के थे। अच्छा, इसके बाद हमने फिर कॉन्वेक्स के भी टाइप्स पढ़े थे। याद करो, कॉन्वेक्स के भी हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला था कौन सा? बाय कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। फिर हमने कॉन्केव के भी टाइप्स पढ़े थे, जिसमें बोला था बाय कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, है ना। तो ये सारी बातें पढ़ ली थी हम लोगों ने। उसके अलावा क्या बात की थी हमने? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। वैसे इनके मैंने आपको बता दिए थे, 2 फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एक होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, है ना। फिर पहली चीज तो ये हमने पढ़ी थी, दूसरी चीज हमने टाइप्स पढ़ लिए थे, तीसरी चीज में हमने रूल्स के बारे में जाना था जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो भाई इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स रिक्वायर्ड थे वो क्या थे? तो पहला रूल कहता था कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधा चले जाता था। याद है ना? पहला रूल क्या था कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल सीधी चल जाती है। तो ये कोई लेंस था, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और अगर कोई लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी सीधी चली जाती है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। तो रूल फर्स्ट यही था। अच्छा, सेकंड रूल क्या कहता था आपसे? सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकंड फोकस से पास हो जाएगी। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकंड फोकस से पास होगी। ये हमारा सेकंड रूल कहता था, रूल नंबर 2। अच्छा, थर्ड रूल क्या था फिर हमारे पास? ब्लैक का यूज हो गया, पर्पल का यूज हो गया, रेड का भी यूज हो गया, मैं ब्लू से बना देता हूं। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे फर्स्ट फोकस से पास होता है, अगर कोई लाइट रे
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये रूल नंबर 3 था, ठीक है। तो ये 3 रूल्स जो इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, किसी भी लेंस से इमेज अगर फॉर्म करवानी है तो ये तीनों रूल इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इनसे हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने आपको कुछ केसेस बताए थे जहां पे हमने इमेज फॉर्म करवाई थी और इमेज का नेचर क्या होता है वही सारी बातें हम यहां पे डिफाइन कर चुके थे। तो ये कॉन्वेक्स का पार्ट हमने क्लियर कर लिया था यहां पे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या था उसको समझा था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे, हमने कॉनकेव के बारे में भी पढ़ लिया था। तो ऐसे ही इमेज फॉर्मेशंस जो थे कॉनकेव के लिए भी पढ़े थे और कॉनकेव के कुछ रूल्स जो थे, सॉरी जो इमेज फॉर्मेशंस थी वो भी हम पढ़ चुके थे। याद है ना पुराने लेक्चर की बातें? भूल गए क्या तुम लोग? हे भगवान, भूल गए ये लोग। एक दिन में भूल जाते हो तुम लोग यार, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, बादाम खाया करो, बिल्कुल, है ना, कच्चा बादाम नहीं, सिर्फ बादाम खाया करो। So these are the rules for image formation। इमेज भी फॉर्म कराई थी, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस के लिए भी हमने ऐसी बातें करी थी। ऐसे ही रूल्स हमने कॉनकेव के लिए भी पढ़े थे और इवन कॉनकेव लेंस से भी इमेज फॉर्म करा चुके थे। तो आज क्या बात है सर ऐसी जो आप सेकंड पार्ट लेके आगे हो रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज का? सेकंड पार्ट में क्या है सर? तो आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, यहां से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। तो क्या है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तुम्हें आओ दिखाते हैं। सो किसी भी लेंस के लिए, किसी भी स्पेसिफिक लेंस को अगर आपको बनाना है, या फिर मैं बोलूं कि किसी भी लेंस को ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ, किसी भी डिजायर्ड फोकल लेंथ के लेंस को अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो, सो यू कैन मेक अ लेंस, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला यही कहता है। तो मुझे अगर किसी डिजायर्ड फोकल लेंथ के लेंस को, किसी डिजायर्ड फोकल लेंथ के लेंस को अगर बनाना है तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो भाई क्या है ये, कैसे बनता है ये फॉर्मूला, आया कहां से, इसका प्रूफ मैं तुम्हें बताऊंगा। बट एक डायग्राम को कंसीडर कर लीजिए सबसे पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आई एम हैविंग दिस लेंस जिसमें एक तरफ मैंने सरफेस नंबर 1 मेंशन किया है, दूसरी तरफ मैंने सरफेस नंबर 2 मेंशन किया है। इस लेंस को मैंने किसी मीडियम में रखा हुआ है, इस लेंस को मैंने किसी मीडियम में रखा है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। इस लेंस को मैंने किसी मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। सो मेरा मेन टास्क ये है कि मैं इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकूं। चलिए भाई, तो इसके लिए हम काम शुरू कर देते हैं। यहां पे आएंगे हम लोग एंड वी विल टॉक अबाउट द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये सारी बातें मैं मिटा देता हूं। तो सबसे पहली बात जो मैं बनाने जा रहा हूं वो एक लेंस होगा। यहां पे एक गोला बना, देखो यार अभी हाथ से बनाऊंगा ना लेंस, थोड़ा सा आधा टेढ़ा हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा ऐसे करके कुछ थोड़ा सा कलाकारी दिखा लूं तो शायद अपना लेंस बढ़िया परफेक्ट बन जाए ना। इतना मोटा लेंस काफी हो जाएगा। चलो भाई मैं इसको रिट्रेस कर लेता हूं, ये यहां से ये यहां तक। चलो बाकियों को मिटा दो। बहुत शानदार है ना, कितना सही लेंस बना दिया मैंने। सर ये तो ऐसे ही बन जाता, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और हम भी नहीं हारेंगे। चलो ये क्या बनाया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया इसका, ठीक है। भावना समझना, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने। एक जगह पे एक ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर देता हूं। सो लेट अस से मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ओ से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया। यहां पे ओ डैश ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कहानी में हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो लेंस है वो थिन है। ये जो गोल मटोल सा लेंस मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया ताकि अंदर की बातें तुम्हें दिखा सकूं, ठीक है। ये जो थोड़ा मोटा सा लेंस मैंने बनाया वो इसलिए बनाया ताकि अंदर जो चल रहा है वो सब तुम्हें पता चल सके। असल में लेंस जो होता है वो पतला होता है, थिन लेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो भाई, सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मैंने ले लिया n1। सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने n1 ले लिया। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मैंने n2 ले लिया। चलिए भाई, तो n1 n2 भी मैंने डिफाइन कर दिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो एक लाइट रे जो यहां पे इंसिडेंट करने वाली है, तो ओके ये रही हमारी वो लाइट रे, इस सरफेस पे इंसिडेंट किया। इस सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल बनाने की कोशिश करूं तो आई थिंक नॉर्मल कुछ इस टाइप से बनने वाला है।
सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल को बना दूं तो नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, यहां पे n1 और n1 नाम से मैंने नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये मेरा सरफेस नंबर फर्स्ट था, ये जो था सरफेस नंबर 1 थी हमारी, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 होता है। यहां पे ये सरफेस नंबर 2 है हमारी, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 होता है। तो सरफेस 2 है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 हो जाएगा। So surface 1 having the radius of curvature r1, surface 2 having the radius of curvature r2। ये नॉर्मल हो गया पहली सरफेस पे, ये लाइट रे इंसिडेंट करी है इस पे, ये लाइट रे इंसिडेंट करी है मैंने, ठीक है। अब देखो क्या होगा भाई, ये सराउंडिंग है जो कि रेयरर होता है, ये लेंस है जो कि डेंसर होता है। लाइट जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो हमारी लाइट बेचारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अरे ये नहीं, हमारी लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और यहां पे जाकर कहीं पे इमेज बना दी उसने, ठीक है, नॉर्मल पे बेंड हुई और वहां जाके मिल गई वो। लेकिन रुको जरा, ये तो पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी सरफेस तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। हां, तो दूसरी सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाते हैं। चलो भाई, तो ये लाइन तो सीधी जाएगी, लेकिन इसके आगे मैंने लाइन जो है वो डॉटेड लाइन बनाएंगी। ठीक है, और ये वाली लाइन सीधी सीधी जा रही है। बहुत ही शानदार। इसमें से इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये देखा आपने, ये लाइन तो सीधी चलेगी, लेकिन दूसरा सरफेस अभी है। दूसरे सरफेस पे भी नॉर्मल बनाइए। दूसरे सरफेस का नॉर्मल कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसको मैंने नाम दे दिया n2। दूसरे सरफेस का नॉर्मल n2। लाइट कहां से जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो वो नॉर्मल के पास जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है। मैंने बोला सर ये तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो नॉर्मल से दूर जाएगी तो लाइट कहीं यहां पे मिलेगी आगे। हाँ सर, सही बोले आप, बिल्कुल सही बात बोले हो सर आप, ये कहीं यहां पे मिलने वाली है। ठीक है, इस नॉर्मल को जरा आगे एक्सटेंड करके देखो, तो यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 मिलेगा। इस नॉर्मल को भी यहां पे एक्सटेंड करके देखा तो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा। तो यहां पे नॉर्मल्स मैंने बनाए थे जिन पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर्स भी डिफाइन कर दिए, जिनके बेसिस पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी डिफाइन कर दिया। मान लो यहां पे C2 आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे ये मैंने ड्रॉ किया, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है फर्स्ट वाले सरफेस का C1। पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे, दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे। ये बात जानते हो, सरफेस का जो भी नॉर्मल होता है, सरफेस का जो भी नॉर्मल होता है वो ऑलवेज पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सरफेस का जो भी नॉर्मल होता है इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत ही शानदार। चलो भाई, डिस्टेंसेस को भी जानते हो तुम लोग, ये नॉर्मल सेकंड सरफेस का, ये नॉर्मल फर्स्ट सरफेस का, n1 और n2। ठीक है, तो यार ये क्या बात हुई सर, इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे इमेज बनती है I, यहां पे इमेज बनती है I डैश। पहले सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ, पहले सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ, जिससे इमेज मिली यहां पे। नाम दे देते हैं इसको I1, I डैश छोड़ो, कंफ्यूजन ना रहे, I1। पहले वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो उससे इमेज मिली मुझे I1 पे। दूसरे वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो मुझे इमेज मिलती है I2 यहां पे। ये I2 जो है यही हमारी फाइनल इमेज हो जाएगी। I2 जो है ये हमारी क्या कहलाएगी, फाइनल इमेज। ये हमारी क्या कहलाएगी, फाइनल इमेज। तो भाई ये देखो, लेंस के अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो यहां देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए भाई अजम्पशंस ले लेते हैं। यहां पे अजम्पशन पहला वाला क्या होगा कि जो लेंस है वो थिन होगा। लिख दो यहां पे, लेंस जो होगा वो कैसा होगा, थिन होगा। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं दैट इट इज अ थिन लेंस। थिन लेंस मेंशन कर दिया कि यहां पे जो लेंस है वो कैसा है, थिन लेंस है। ये दिखने में मोटा है, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे वो पतले लेंस के हिसाब से डिफाइन करना।
व्हाट आर द डिस्टेंसेस, मैं डिस्टेंसेस को भी मार्क कर देता हूं यहां पे। जैसे ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होता है दैट्स कॉल्ड यू, राइट। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं यू। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। फिर ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से पहली इमेज जहां पे बनी है इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया v2, इसको मैंने बोल दिया v। ऑप्टिकल सेंटर से जो वो I1 बना है उसका डिस्टेंस मैंने ले लिया लेट्स से v डैश। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ये डिस्टेंस मैंने v डैश डिफाइन कर दिया, v डैश। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारी बातें। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर u होता है पहली इमेज जहां पे बनी थी, यानी कि पहले सरफेस की वजह से जो इमेज बनी है वो I1 बनी है। I1 का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से v डैश ले लिया मैंने। दूसरे सरफेस की वजह से इमेज जो है वो I2 बनी है, ऑप्टिकल सेंटर से I2 का डिस्टेंस v हो जाएगा। यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। अजम्पशन ले लिया है पतला लेंस होगा हमारे पास में, जिससे हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए भाई, अब जहां पे आप बात करो रिफ्रैक्शन की, तो एक कर्व्ड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है, एक कर्व्ड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो आप जानते हो, तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम सरफेस फर्स्ट, फ्रॉम सरफेस फर्स्ट। चलिए भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, क्या फॉर्मूला बताया था आपने इसका, इसके लिए बोला था n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। n2 वो वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे इमेज जा बन रही है, या बोलूं n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे लाइट रेज जा रही है, n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट रे आ रही है। तो n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे लाइट रेज जा रही है, n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट रे आ रही है। पहले सरफेस को देखो जरा, यहां पे लाइट रे सराउंडिंग से आ रही है, तो मैंने लिख दिया n2, और जहां कहां आ रही है, लेंस में जा रही है, तो n2 अपॉन, यहां पे पहले सरफेस की वजह से इमेज कहां पे बनी है, v डैश पे बनी है। पहले सरफेस की वजह से इमेज बनी है v डैश डिस्टेंस पे, तो n2/v डैश माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय, पहला सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 रहेगा। तो पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ उसकी इक्वेशन मैंने डिफाइन कर दी यहां पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर सेकंड सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। चलिए आओ, तो रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस, तो फ्रॉम सरफेस टू, तो भाई जब सेकंड सरफेस की हम बात करेंगे यहां पे, तो सेकंड सरफेस के लिए जरा गौर फरमाइए सभी लोग। सेकंड सरफेस के लिए लाइट कहां से आ रही है सर? सेकंड सरफेस के लिए लाइट लेंस के अंदर से कहीं से आ रही है, समझना। ये सेकंड वाला सरफेस, इसको क्या दिखेगा, लाइट कहां से आ रही है, लेंस के अंदर से आ रही है। कहां जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। समझे बात को। लेंस सेकंड सरफेस को देखो, सेकंड सरफेस को देख के क्या फीलिंग आती है कि लाइट जो है लेंस के अंदर से आ रही है और कहां जा रही है, बाहर जा रही है। अगर तुम्हें इन चीजों में कंफ्यूजन होता है तो सराउंडिंग को NS के नाम से डिनोट कर दीजिए और लेंस को NL के नाम से डिनोट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कईयों को N2 N1 से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए N1 यहां पे आप देखो, सराउंडिंग को आप लिख देना NS, और लेंस के लिए जब आप डिफाइन करोगे तो डिफाइन करना LL। तो यहां पे लिखना NL और यहां पे लिखना NS, यहां पे NL, यहां पे NS। ठीक है, तो L जो है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, S जो है सराउंडिंग के लिए होगा। चलो भाई, सेकंड सरफेस से देखा तो लाइट आ रही है लेंस के अंदर से, सेकंड सरफेस को देखा तो लाइट आ रही है लेंस के अंदर से, लेंस के अंदर से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आती है वो N1 कहलाता था, जहां से लाइट आती है वो N1 कहलाता था, जहां लाइट जाती है वो N2 कहलाता था। लाइट जा रही है सराउंडिंग में तो N2 हमारा NS हो जाएगा। सेकंड सरफेस के लिए डिफाइन कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ। पहले सरफेस के लिए देखा, जहां से लाइट आ रही है सर, सराउंडिंग से आ रही है, जहां से लाइट आ रही है, तो पहले सरफेस ने देखा लाइट बाहर से आ रही है सराउंडिंग से,
तो n1 हमारा ns के बराबर हो जाएगा। तो देखो n1 की जगह पे मैंने ns लिखा, जहां लाइट जा रही है लेंस के अंदर जा रही है, जहां लाइट जा रही है लेंस के अंदर जा रही है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nl, तो n2 हमारा nl के बराबर हो जाएगा। देखो n2 की जगह मैंने nl कर दिया, सिंपल है ना बात। अब मैं सेकंड सरफेस पे आ गया हूं। सेकंड सरफेस से देखा मैंने तो पता चला लाइट तो लेंस के अंदर से आ रही है, जहां से लाइट आती है वो n1 कहलाता है, तो ये तो लेंस के अंदर से आ रही है, तो मतलब अब n1 जो है nl हो जाएगा। चलिए भाई, तो सेम फॉर्मूला बट कंडीशन अलग लगाएंगे अब। सो यहां पे लाइट जा रही है सराउंडिंग में, तो ns अपॉन v माइनस में nl अपॉन, यहां पे क्या लिखे, ऑब्जेक्ट कहां है। ये सब तो ठीक था सर, यहां सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। पहले सरफेस से जो आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाला वो u था, पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आपका ये o था। दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट कहां है, दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट कहां है। तो सर दूसरे सरफेस को लाइट यहां से ऐसे आती हुई दिख रही थी, दूसरे सरफेस ने सोचा मतलब ऑब्जेक्ट कहीं वहां होगा। तो सर एक कंफ्यूजन हो गया कि एक लाइट रे तो हमारी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आ ही रही थी, एक लाइट रे हमारी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आ ही रही थी, लेकिन यहां पे देखा तो सेकंड सरफेस ने देखा एक लाइट रे ये वाली है, उसने देखा यार ये लाइट रे तो दूर जा रही है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये इधर जा रही है, पीछे एक्सटेंड करा तो सर ये तो कहीं नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, सेकंड सरफेस ने क्या देखा कि एक लाइट ये है एक ही है, उसने पीछे एक्सटेंड करने की कोशिश की, ये तो दूर जा रहे सर, मतलब ये मिल ही नहीं सकते। और अगर ये मिल नहीं रहे तो क्या करें, तो इनको आगे एक्सटेंड किया, आगे एक्सटेंड किया, आगे एक्सटेंड किया, ये मिल गए यहां पे। मतलब कि सेकंड सरफेस के लिए ये जो I1 है, सेकंड सरफेस के लिए जो I1 है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। दिस इज द इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट सरफेस, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस। पहले सरफेस ने जो इमेज बनाई है वो I1 कहलाती है, और यही I1 एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2, फॉर सरफेस 2। हाँ, तो सरफेस 2 ने देखा कि भाई एक लाइट तो यहां से आ रही है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट ये आ रही है, उसने इन लाइटों को पीछे लेके आके, लाइट रे आ रही थी ना, उसने पीछे ले गया, बोला यहां कहीं ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट ये क्या सर, ये तो डाइवर्ज हो रही है पीछे बढ़ा के, मतलब यहां पे तो कहीं ऑब्जेक्ट मुझे दिख नहीं रहा, बहुत दूर होगा कहीं पे इनफेक्ट, है ना। ये लाइट रेज जो इंसिडेंट लाइट रेज है उसको पीछे एक्सटेंड करा, उसने पीछे एक्सटेंड करा तो बहुत दूर जाके कहीं पे मिल रहा है उसको, मतलब ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर कहीं जाके है। तो क्या करें सर उसका, तो उसके लिए हमने क्या किया, इन लाइट रेस को आगे एक्सटेंड करा, और आगे एक्सटेंड करके मुझे ये I1 पे मिलते हुए दिखी, तो मुझे पता चला कि अच्छा सेकंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट रेस थी, सेकंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट रेस थी, इधर की तरफ एक्सटेंड करा तो कहीं दूर जाके कहीं मिलती हुई नजर आएंगी, लेकिन यहां पे देखो आगे एक्सटेंड करा तो आपको यहां पे दिख रहा है, मतलब ये मिलती हुई नजर आ रही है, असल में नहीं मिल रही है, ये लाइट रेज सच में नहीं मिल रही यहां पे, पर हां ये लाइट रेज मिलती हुई नजर आ रही है। दैट मींस कि ये जो I1 है, जो इमेज पहली सरफेस ने बनाई थी, ये काम कर रही है ऑब्जेक्ट का फॉर द सरफेस नंबर 2। इसी ऑब्जेक्ट का उसने क्या किया, इमेज बनाया I2, ये फाइनल इमेज है हमारी I2 हमारी क्या बन गई, फिर फाइनल इमेज बन गई। तो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लूंगा वो कितना लूंगा, बोलो बताओ, बोलो v डैश हो जाएगा ना, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से कितना हो जाएगा, v डैश हो जाएगा यहां पे। तो पहले सरफेस के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u था, सेकंड सरफेस के लिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश हो जाएगा, है ना। चलिए भी, तो यही काम मैं शुरू करता हूं, यहां पे आगे लिख देता हूं v डैश, तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह मैंने v डैश लिख दिया। कोई समस्या तो नहीं है इस बात को लेके, कोई समस्या तो नहीं है ना। सेकंड सरफेस को लेके, सेकंड सरफेस को क्या लगा, एक लाइट यहां से आई, एक लाइट यहां से आई, उसने बोला अच्छा ऑब्जेक्ट कहीं दूर होगा जाके,
तो ऑब्जेक्ट कहीं दूर बन रहा है जाके, लेकिन उसने इन लाइट रेज को पास में लगा के देखा, इन लाइट रेज को एक्सटेंड करके देखा, तो उसको यहां पे मिलती हुई नजर आई। तो सेकंड सरफेस को क्या पता चला कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहां पे बन रहा है, पर ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रेज जो है, ये जो इंसिडेंट रेज है ये असली में नहीं मिल रही, यहां पे ये इंसिडेंट रेज जो है यहां मिलती हुई नजर आ रही है। ये जो इंसिडेंट रेज है ये असली में नहीं मिल रही, पर ये मिलती हुई नजर आ रही है, इसलिए असली वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल वाला ऑब्जेक्ट है यहां पे। तो सेकंड सरफेस के लिए ये जो इमेज I1 बनी थी वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और वो भी कौन सा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला। समझ आया सभी को? तो पहले सरफेस की कहानी बहुत सिंपल थी, लेकिन दूसरे सरफेस पे कहानी में ट्विस्ट आया। दूसरे सरफेस के लिए लाइट लेंस से आ रही है और सराउंडिंग में जा रही है। तो सेकंड सरफेस के लिए लाइट जो है लेंस से आ रही है और मीडियम में जा रही है। तो सेकंड वाले सरफेस के लिए N2 जो होगा हमारा वो क्या होगा, जहां पे लाइट जा रही होती है वो सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, और N1 जो होगा वो NL के बराबर होगा। ये ओनली फॉर सरफेस 2, ओनली फॉर सरफेस 2। और यही बात तो हमने भी लिखी थी भाई, सरफेस नंबर 2 के लिए यही तो बात वैलिड है, सरफेस 2 के लिए यही बात तो वैलिड है, कुछ और बात तो नहीं है। तो एक इक्वेशन मुझे ये भी मिल जाती है, बहुत ही शानदार। तो देखो हमारी इक्वेशंस कंप्लीट हो रही है। यही इक्वेशन हमें मिली, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, है ना, करके देखो। चलो तो 1 + 2 कर लेते हैं। चलो एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 भी यही लिख देता हूं, इट इज NL डिवाइड बाय V माइनस का V डैश माइनस का NS डिवाइडेड बाय U इज इक्वल्स टू NL माइनस NS अपॉन R1। यही थी ना हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अरे यही थी ना इक्वेशन नंबर 1, मेंशन कर दूं, यही थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो 1 और 2 को ऐड करना है मुझे। सो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दिया जाए, और जैसे इनको ऐड करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय V डैश माइनस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय U इज इक्वल, सॉरी प्लस करना है तो प्लस का NS डिवाइडेड बाय V माइनस का NL डिवाइडेड बाय V डैश इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो NL माइनस N सराउंडिंग डिवाइडेड बाय R1 प्लस NS माइनस NL डिवाइडेड बाय R2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया मैंने। देखो भाई कुछ कट रहा हो तो उसको काट दीजिए, NL डिवाइडेड बाय V डैश से NL डिवाइडेड बाय V डैश मर गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद NS डिवाइडेड बाय V माइनस N डिवाइड बाय U इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिए NL माइनस NS बाय R1 प्लस NS माइनस NL डिवाइडेड बाय R2। सो टेकिंग आउट समथिंग कॉमन, ठीक है, कुछ चीजें कॉमन ले लीजिए, जैसे कि यहां से NS को कॉमन ले लीजिए, एंड योर इक्वेशन कम्स आउट बी 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं NL माइनस NS को कॉमन ले लेता हूं। सो NL माइनस NS कॉमन ले लिया, इट कम्स आउट बी 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ठीक है। NS को इधर लेके जाइए तो 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल्स टू NL माइनस NS डिवाइडेड बाय NS। ये हो जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यहां तक तो कोई समस्या नहीं चल रही, सब बढ़िया है, यहां तक तो बहुत ही शानदार। चलो और अच्छे से स्पेसिफाई कर लें इस चीज को, थोड़ा और अच्छे से स्पेसिफाई करके लिख देते हैं इस चीज को। सो 1 बाय V माइनस 1 बाय U, 1 बाय V माइनस 1 बाय U is equals to N of the lens divided by N of the surrounding माइनस का 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अच्छा यहां पे एक अजम्पशन लगाता हूं, if U is equals to infinity then
अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, केस हम पढ़ चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे तो इमेज कहां पे बनती है। केस जानते हो ये वाला बात, ये वाला केस पढ़ा हुआ है तुमने कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया जाए तो इमेज कहां पे बनेगी। तो हमने बोला सर अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज मिलती है फोकल लेंथ पे, फोकस पे। तो फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का फोकस तक जो डिस्टेंस होता है दैट्स कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो यहां लिखिए 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल्स टू NL/NS माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। सो हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू NL डिवाइडेड बाय NS माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। सो ये है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है यहां पे वो है कि अक्सर जो केसेस आपके पास आते हैं उसमें सराउंडिंग को वो एयर कंसीडर करता है। तो यहां पे मैं भी वही केस कंसीडर कर लेता हूं, इफ सराउंडिंग मीडियम इज एयर, अगर जो सराउंडिंग में है वो एयर हो जाए तो n ऑफ द सराउंडिंग जो है वो तो 1 हो जाएगा। और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर लेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n हो जाए तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल्स टू लेंस का n है, एयर का 1 हो गया, माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। लीजिए भाई ये वाला फॉर्मूला आपका लगता है। तो कुछ किताबों में अगर आप देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको दिख जाएगा 1/f इक्वल्स टू n-1, वो सीधा n-1 कर देता है, ठीक है। वो डायरेक्टली क्या करते हैं n-1 कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि कुछ लोग कभी कभार सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इससे, ठीक है। वो डायरेक्टली n-1 कर देता है 1/R1 माइनस 1/R2, जिसमें बोलता है कि n जो है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, लेकिन कभी कभार अगर सराउंडिंग में एयर की जगह कोई और मीडियम आ गया तो तुम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाओगे, और अगर तुमने ये फॉर्मूला यूज किया तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग इस फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस रहे, क्योंकि अगर सराउंडिंग में एयर के अलावा कुछ और दे दिया तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे और आंसर को सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। चलो भाई, तो इसको नोट करना शुरू करेंगे। राइट फ्रॉम हियर मैं बता देता हूं कहां से नोट करना है, यहां से। तो पहले तो डायग्राम बनाना अच्छे वाला, उसके बाद पहले सरफेस से मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला याद है आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया था आप लोगों को पूरा। तो यही फॉर्मूला आप पहले सरफेस के लिए लगाएंगे, फिर यही फॉर्मूला दूसरे सरफेस के लिए भी लगाएंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई, मैं चाहता हूं सभी लोग सब चीजें नोट करें, जो जो चीजें लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेंस पतला होना चाहिए, मोटा लेंस बिल्कुल भी मत लेना, है ना। ओके, हो गया ये वाला नोट किया सभी ने। फिर इधर आइए, यहां पे आइए, सेकंड सरफेस के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट सरफेस का सेम फॉर्मूला मैंने आगे लिख दिया। ये जो पहले सरफेस का फॉर्मूला था सेम टू सेम फॉर्मूला मैंने यहां पे फिर से रिपीट कर दिया है। तो सेकंड इक्वेशन भी पता है, फर्स्ट इक्वेशन भी पता है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ऐड करने से आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। चलिए भाई जल्दी से नोट कीजिए इसको भी। किया नोट सभी ने? फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के यहां पे आएंगे, यहां पे एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाया, क्योंकि इस चीज को हटाना था तो मैंने यहां पे एक कंडीशन लगा दी कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज डेफिनेटली फोकस पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। और अगर इमेज फोकस पे बनती है तो v की जगह आप लिखेंगे f, u की जगह लिखेंगे इंफिनिटी, सॉल्व करेंगे एंड यू हैव दिस इक्वेशन। ये भी नोट कर लीजिए, यहां तक फाइनल आंसर है। इसके बाद ये एक और कंडीशन लगाइए, अगर ये कंडीशन वैलिड होती है तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा, बट हमेशा ये वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा ये कंडीशन लगे ऐसी बात जरूरी नहीं है, जस्ट बिकॉज ये तभी लगता है जब सराउंडिंग में कौन हो? एयर हो। जब सराउंडिंग में एयर है तभी ये लगता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। बट ये एवरग्रीन है, हर जगह लगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट सभी ने?
समझते हो बातें? सिंपल है ना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है ना भाई कि अरे बहुत ज्यादा ये हो गया वैसा नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। एनीवेज तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बात हो गई। ये देख लो भाई एक बार, तुम्हें भरोसा नहीं होगा मेरे पे, बट यही फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, 1/r1 माइनस, ठीक है, हो गया। इतना यार n2/n1 माइनस 1, यहां पे 2 क्या था, लेंस का था, तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलना था, 1/f इज इक्वल्स टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1, यही तो बनाया था यार मैंने भी फॉर्मूला, 1/r1 माइनस 1/r2। आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला, और ये काम हमने किया भी था पहले। चलिए भाई, तो ये सारी बातें हो गई, लेंस मेकर फॉर्मूला हमने बना दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, एक सर का ज्ञान है, कभी भी बेकार नहीं जाएगा, हमेशा काम आएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार क्वेश्चन डायरेक्टली भी बन जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ काम की बात है। पहली बात तो जो भी आप अजम्पशंस ले रहे हो उसमें रेज पैरा एक्सियल होने चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल शुरुआती दौर से कहते आ रहा हूं कि जो रेज आप बना रहे हो यहां पे वो पैरा एक्सियल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो आप u v r1 r2 पुट कर रहे हो, इनको अलोंग विद द साइन पुट करना। मैंने हमेशा कहा है साइन कन्वेंशन को हल्के में मत लीजिए बिल्कुल भी। u v r1 r2 जो आप पुट करने वाले हो ना, you have to put these along with the sign, साइन के साथ पुट करिएगा। R1 is the radius of curvature of that surface on which the ray strikes first। ये बात मैंने भी बोली थी तुमसे, जहां पे लाइट पहली बार स्ट्राइक हो जाए वहां पे आप R1 ले लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, है ना। जैसे क्वेश्चन दे दिया तो तुम सोचोगे कि सर R1 कौन है, R2 कौन है। तो मैंने ये बोला कि भाई R1 तो उस सरफेस को लेना जहां पे लाइट पहली बार स्ट्राइक करती है, ठीक है। लेंस पतला होना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल पतला होगा। मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस शुड बी सेम। आपने देखा होगा लेंस की एक तरफ जो मीडियम था, लेंस के दूसरे तरफ भी वही मीडियम है। तो जो भी लेंस आप ले रहे हो उसके एक तरफ जो मीडियम था, दूसरी तरफ भी वही मीडियम होना चाहिए, तो ही आपका ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि आप एक लेंस बना दिया, बोला सर यहां पे तो एयर है ना, और यहां पे वाटर है, ना ना ना, यहां पे लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला यहां पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला तभी लग सकता है अगर वाटर की जगह यहां पे आप एयर लिखोगे, तो दोनों तरफ एयर होनी चाहिए तो ही काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनने वाला से, ठीक है। चलिए भाई, तो ये के सर का ज्ञान इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया नोट सभी ने? वीडियो पॉज कर लिया करो यार, इतनी सी मेहरबानी मेरे पे भी कर लिया करो। चलिए भाई, अब आप लोगों के लिए गिफ्ट, एक छोटा सा सरप्राइज क्वेश्चन, हाँ है ना, मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both faces of the same radius of curvature। दोनों तरफ radius of curvature सेम है। What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 सेंटीमीटर। बोला क्या है, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और हम उसको बना रहे हैं एक ऐसे ग्लास से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। इसमें जो दोनों फेसेस हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, मतलब R1 R2 बराबर हो गए। What is the radius of curvature required। तो भाई R1 R2 बराबर तो है, लेकिन कितने होंगे ये आपको बताना है। बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, R1 R2 सेम है, लेकिन कितना होगा वो आपको बताना है। अगर फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर चाहिए तो, मतलब क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे दिया, क्वेश्चन में आपको लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोला है, सराउंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, एयर ले लेना तुम लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सराउंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आप सराउंडिंग को एयर कंसीडर कर लीजिए, फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो आपको बताना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो R1 R2 जब आप बराबर कर रहे थे ना, तो भाई वो किसके बराबर होंगे ये बताइए, बता पाएंगे? ट्राई करो एक बार सभी लोग, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सभी लोग ट्राई करेंगे एक बार। सोचा कुछ तुम लोगों ने, दिमाग लगाया इसके बारे में, क्या करोगे यार? सीधे सा बात है, लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास है, और जब ये लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास होता है तो क्या कहता है वो, आओ जरा देखें। तो 1/f इज इक्वल्स टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1, और यहां पे 1/r1 माइनस 1/r2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता है R1 R2 बराबर है, ये बात क्वेश्चन में बोली गई है तो सोचने की जरूरत नहीं है। R1 इज इक्वल्स टू R2, ये R के बराबर ले लेते हैं, ये गिवन है हमें, और हमें ये R ही कैलकुलेट करना है।
ठीक है, हमें यही कैलकुलेट करना है। R1 R2 दोनों बराबर है और हमने सोच लिया कि वो R के बराबर होंगे। सो R क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज गिवन एज 1.5। सराउंडिंग में एयर ले लीजिए तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1 हो जाएगा। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, ओके इट्स 1.55। सराउंडिंग को एयर कंसीडर करते हुए सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे जो फोकल लेंथ दे रखा है इट इज ऑफ 20 सेंटीमीटर। सो हमारे सारे काम डिफाइंड हो गए। हमें पता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमें पता है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमें फोकल लेंथ पता है। तो क्या मैं R1 R2 जो दोनों बराबर थे क्या इनकी वैल्यूज नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि आपको ये सारी वैल्यूज अलोंग विद द साइन पुट करनी है। यहां पे पहला सरफेस ये होता है, दूसरा सरफेस ये ले लिया मैंने। पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे आएगा R1, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे आएगा R2। यहां पे सेंटर में ऑप्टिकल एक्सिस होता था, ऑप्टिकल सेंटर सॉरी, हाँ यहां पे ऑप्टिकल सेंटर होता था। बोलते थे जो भी डिस्टेंसेस हम टुवर्ड्स द राइट मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती है, जो भी डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट मेजर करते हैं वो सारी नेगेटिव होती है। सो हमने क्या किया, जो भी डिस्टेंसेस राइट साइड मेजर करी वो पॉजिटिव आई, जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड मेजर करी वो सारी नेगेटिव आई। सो नाउ फ्रॉम हियर हम बस इन सारी वैल्यूज को अलोंग विद द साइन पुट करने जा रहे हैं। सो द आंसर विच वी हैव इज 1 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू, लेंस का है 1.55 अपॉन 1 माइनस का 1, R1 पॉजिटिव है तो 1 बाय R माइनस R2 नेगेटिव है माइनस का 1 बाय R। नहीं आया समझ क्या तुम लोगों को ये बात? R1 पॉजिटिव है, R1 देखो राइट साइड है पॉजिटिव है इसलिए मैंने प्लस का 1 बाय R लिख दिया। R1 R2 R के बराबर है। R2 हमारा नेगेटिव साइड है इसलिए माइनस का 1 बाय R पुट किया है। सो 1 बाय 20 इज इक्वल्स टू 1.55 माइनस का 1, इट कम्स आउट बी 0.55 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 बाय R हो जाएगा ये। सो 1 बाय 20 इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 2 ज़ा 10 11 होता है। तो यहाँ पे 1.1 आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे इसको तो ठीक है। वन 1.1 डिवाइड बाई R, ठीक है। सो R को इधर ले जाइए तो R का वैल्यू बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 1.1, इट कम्स आउट बी 22। आई थिंक इट्स इन सेंटीमीटर है ना, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में था तो ये भी हमारा सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आ रहा है वो 22 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ओके 0.55 मल्टीप्लाई बाई 2 हमने सॉल्व किया, इट कम्स आउट बी 1.1 है ना, और अपॉन में R चल रहा था, R इधर चल गया 20 इधर चल गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इट कम्स आउट बी 22 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है। तो बोलता है कि भाई अगर 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ चाहिए तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने बोला ठीक है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 22 सेंटीमीटर का ले लीजिए। सो हमारा काम बन जाएगा यहाँ से। गॉट इट? समझते हैं सभी लोग बात को? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अच्छा, सोच कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे कि सर ये तो फोकल लेंथ 20 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 क्यों हो गया? अरे नहीं, वो मिरर में होता था, वो F इक्वल्स टू R बाई 2, हाँ F इक्वल्स टू R बाई 2 मिरर में होता था। ये तो लेंस है, ये फोकल लेंथ तो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है F और R के बीच में जो तुम सोच रहे होंगे, है ना? हाँ, तो ऐसा दिमाग मत लगाना कि F और R में कोई रिलेशन होता था सर, F इक्वल्स टू R बाई 2, वो मिरर के लिए था सिर्फ, लेंस में ऐसी कहानी नहीं चलती है। ओके चलिए भाई, बहुत शानदार। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए है पास आता है वो ये है कि भाई लेंस जब अलग अलग मीडियम में रखा होता है तो अलग अलग टाइप के नेचर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर किसी भी लेंस को आपने किसी एक मीडियम में रखा तो हो सकता है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करे, हो सकता है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करे। तो कैसे डिफाइन करें हम लोग इस बात को? तो यार एक बात तो क्लियर थी, हमसे पहले ही बोल दिया गया था कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो वो कॉन्वेक्स था, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो वो कॉनकेव होता है।
अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो कॉनकेव कहलाता था। चलिए भाई, यहां पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो लेंस मेकर फॉर्मूला आपने देखा था उसमें क्या बोला था, 1/f इज इक्वल्स टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। चलिए जी, फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज वेरी क्लियर कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉनकेव है। मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस मेरे पास है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको मैंने एक ऐसे मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ1 है। सो ये तो मीडियम हो गया, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो ये लेंस का हो गया। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो चलिए भाई, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला जब बनाने की कोशिश करूंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि इट इज μ2 डिवाइडेड बाय μ1, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था तो ऊपर μ2 आएगा, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था तो अपॉन में μ1 आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है यहां पे। पहले केस, अगर μ1 छोटा है μ2 से, भाई अगर μ1 छोटा है μ2 से, इफ μ1 इज लेस देन μ2, सो यहां पे 1/f आपको जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर μ1 μ2 से छोटा है तो 1/f पॉजिटिव मिलेगा, ऑब्वियसली बात है μ2 बड़ा हो जाएगा तो μ2 1 से बड़ा होता है, μ2 बाय μ1 1 से बड़ा हो जाएगा, तो डेफिनेटली सी बात है ये टर्म पॉजिटिव आएगी। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्वेक्स मिरर को, लेंस को। ठीक है, अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो लेंस अपना ओरिजिनल नेचर रिप्रेजेंट करता है, लेंस अपना ओरिजिनल नेचर ही शो करेगा। तो इसका ओरिजिनल नेचर था ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट डिफरेंस कहां आ गया? अगर इफ μ1 ग्रेटर देन μ2, अगर μ1 बड़ा हो जाए μ2 से, तो देखो μ1 बड़ा हो गया μ2 से, ये टर्म जो है वो छोटी हो जाएगी 1 से, सो यहां पे 1/f जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये रिप्रेजेंट करता है कॉनकेव लेंस को, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉनकेव लेंस को। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास जो भी लेंस होगा उसमें ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि वो जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है या फिर कम है। अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो वो लेंस अपना ओरिजिनल नेचर शो करता है, लेकिन अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए तो यहां पे आप देख सकते हो लेंस ने अपना नेचर चेंज कर लिया। दिखने में तो ये कॉन्वेक्स दिख रहा था, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है? कॉनकेव की तरह कर रहा है। समझे बात को? नेगेटिव फोकल लेंथ कॉनकेव का होता है ना। हाँ, तो ये दिखने में तो कॉन्वेक्स की तरह दिख रहा है, लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए लेंस से, अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो जाए, ये जो लेंस आपको दिख रहा है ना वो उसका उल्टा नेचर शो करेगा। दिखने में ये कॉन्वेक्स है लेकिन शो कैसा करेगा? कॉनकेव की तरह शो करेगा। हर लेंस के लिए साथ यही कहानी है। आगे देखो, ये दिखने में तो कॉनकेव लग रहा है, लेकिन अगर μ1 छोटा है μ2 से तो ये डाइवर्जिंग ही शो करेगा। डाइवर्जिंग बोले तो कॉनकेव टाइप का नेचर शो करेगा। लेकिन अगर मीडियम का, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए तो वो कन्वर्जिंग बोले तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। फिर दिखने में कॉनकेव दिख रहा था, लेकिन अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए तो उसने देखो कॉनकेव की जगह कैसा शो कर रहा है? कॉन्वेक्स की तरह नेचर शो करेगा। तो लेंस अपना नेचर डिसाइड करता है कि सराउंडिंग में क्या है। मैंने बोला था पहले भी कि जो लेंस का फोकल लेंथ होता है वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। तो f पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग मीडियम पे। अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो वो अपना ओरिजिनल नेचर शो करता है, बट अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए तो वो अपना नेचर चेंज कर लेता है। दिखने में कन्वर्जिंग है लेकिन नेचर शो करेगा डाइवर्जिंग का।
दिखने में डाइवर्जिंग है लेकिन नेचर शो करेगा कन्वर्जिंग का। यहां पे आओ, प्लेनो कॉन्वेक्स है ये लेंस कौन सा है? प्लेनो कॉन्वेक्स है। अगर μ1 छोटा है μ2 से तो अपना ओरिजिनल नेचर, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो वह अपना ओरिजिनल नेचर शो करता है। बट अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए लेंस से तो अपने नेचर को वो चेंज कर देता है। प्लेनो कॉन्वेक्स था, कन्वर्जिंग नेचर होना चाहिए था, लेकिन देखो यहां पे वो नेचर शो कर रहा है डाइवर्जिंग वाला। कब? जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए तो। है ना सिंपल बात। तो बस आपको ये चेक करना है कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या फिर कम है। ओके, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो भाई इतनी सी बात थी इसमें, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए इसको सभी लोग जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया सभी ने नोट? पक्का? बहुत ही शानदार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और केस जो फाइनल वाला बचा था वो देख लो। प्लेनो कॉनकेव है ना, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग। यहां पे देखो कॉनकेवो कॉन्वेक्स है ना, या फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने बोला यार ये तो मुझे कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव की तरह लग रहा है, और कॉन्वेक्सो कॉनकेव हुआ तो वो डिपेंड करता है फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कि भाई आप पहला सरफेस किसको ले रहे हो। ठीक है, अगर आपने पहला सरफेस ये ले लिया तो ये बन जाएगा आपका क्या? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अगर पहला सरफेस ये ले लिया तो ये आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स बन जाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यहां पे कंफ्यूजन आएगा, क्या वो कॉन्वेक्सो कॉनकेव है या कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। तो आपको ये चेक करना है कि जो पहला सरफेस है वो कैसा है, यानी लाइट सबसे पहले कौन सा सरफेस पे स्ट्राइक करती है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिफाइन कर सकते हो फिर। ठीक है, एनीवेज सो ये सब वही पुरानी बातें हैं, इसमें ज्यादा लिखने वाली बात नहीं। फिर भी अगर तुम्हें नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ये पर कर लिया नोट सभी ने? बहुत ही बढ़िया। बात करेंगे पावर ऑफ अ लेंस की। भाई किसी भी लेंस का पावर, जैसे कि तुमने अक्सर सुना होगा कि भाई साहब ये चश्मे का पावर क्या है, मुझसे भी पूछते लोग है ना, भाई साहब चश्मे का पावर क्या है आपका। अरे तो पावर क्या है बेसिकली, तो भाई यहां पे डिफाइन करते हैं किसी भी लेंस का अगर आप पावर डिफाइन करते हो तो इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो भाई आपको लेंस का फोकल लेंथ पता है, उसका रेसिप्रोकल कीजिए तो आपको पावर मिल जाएगा। तो पावर कम्स आउट बी 1/f। पावर जो होता है बेटा डायोप्टर में, उसको हम मेजर करेंगे। सो डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर। कन्वर्जिंग लेंस होगा तो पावर पॉजिटिव है, डाइवर्जिंग लेंस होगा तो ये पावर नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, जिसके कारण उसकी जो पावर होती है वो भी नेगेटिव होती है। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसके कारण जो पावर होता है कन्वर्जिंग लेंस का वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, इसको भी नोट कर लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है पावर का तो 1/f करके, है ना। डायोप्टर में यूनिट आ जाएगी इसकी। ओके, हो गया, बहुत ही शानदार। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं पावर से रिलेटेड। पावर में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आता है हमारे पास फिर सेकंड पार्ट, जिसमें बोलते हैं कि भाई दो लेंस लिए उनको जोड़ दिया तो एक नया लेंस बनेगा, है ना। यही तो होता है भाई, दो लेंस लिए उनको जोड़ दिया तो एक नया लेंस बन गया। तो वो जो नया लेंस बना है उसका पावर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने एक लेंस लिया जिसका पावर P1 है, एक लेंस लिया जिसका पावर P2 है, दोनों को अगर जोड़ दिया ना तो जोड़ने के बाद जो लेंस बनेगा उसका पावर होगा P1 प्लस P2। तो आपके पास दो लेंस थे, एक का पावर था P1, एक का पावर था P2। आपने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद एक नया लेंस बन गया। दोनों को जोड़ने के बाद एक नया लेंस बन गया, और ये जो नया लेंस बना है इसका पावर होता है P1 प्लस P2। दोनों की पावर को ऐड करना है बस आपको। तो यहां पे जब भी आप दो लेंसेस को कंबाइन करेंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, एंड द कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय P1 प्लस P2। अब पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। तो अगर इस लेंस का फोकल लेंथ f1 है, इस लेंस का फोकल लेंथ f2 है, सो यहां पे मैंने बोला P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो भाई यहां पे फोकल लेंथ के फॉर्म में लिख दीजिए 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी आपको ये सारी बातें। ठीक है, तो यहां पे जो इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट लेंस, मतलब एक ऐसा लेंस जो इन दोनों का काम मिलके कर रहा है, इन दोनों लेंसेज का काम मिलके एक अकेला लेंस कर रहा है, एंड दैट इज द इक्विवेलेंट लेंस, जिसका पावर दोनों के पावर को एड ऑन करके मिलेगा, जिसका फोकल लेंथ अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो वो दोनों के फोकल लेंथ का आप ऐसे पार्ट कर लेना 1/f1 प्लस 1/f2, एलसीएम ले लोगे, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा फिर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हमेशा बस इतनी सी बात ध्यान रखो कि आपके पास अगर दो लेंसेज दे दिए जाए तो उनकी पावर डिफाइन करने का ये फॉर्मूला है, फोकल लेंथ के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभार केस ये आता है जिसमें कि दोनों लेंसेज के बीच में गैप होता है, अभी तो दोनों लेंस चिपके हुए हैं, बिल्कुल केस आ जाता है कि भाई दोनों लेंसेज के बीच में गैप है, तो कुछ नहीं, वहां पे माइनस का डी P1 P2 कर देते हैं फिर, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। अभी का केस क्या आ रहा है बेटा, जिसमें दोनों के दोनों लेंसेज चिपके हुए हैं आपस में, मान लो एक लेंस यहां रख दिया और एक लेंस यहां रख दिया, दोनों के बीच का सेपरेशन d दे दिया, तो ऐसे केस में माइनस का d P1 P2 करना पड़ता है आपको, माइनस का d P1 P2 करना पड़ता है, ये पहला लेंस ये दूसरा लेंस, अभी तो क्या है दोनों चिपका के रखे हैं, तो पावर का फॉर्मूला बना P1 प्लस P2, दोनों लेंसेज को चिपका के नहीं बल्कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हैं, अगर दोनों लेंसेज को डिस्टेंस पे रखा है और दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन अगर d है, सो पावर का फॉर्मूला P1 प्लस P2 माइनस का d P1 P2 बनता है, ठीक है। और सिमिलरली फिर फोकल लेंथ को भी आप डिफाइन कर दो कि माइनस का d/f1 f2 हो जाएगा वो, ठीक है। पर वो हमारे पार्ट में नहीं है, हमारे लिए यही केस बेस्ट रहता है जिसमें कि दोनों लेंस चिपके हुए हैं आपस में। चलिए भाई, तो ये काम हो गया है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, फटाफट से इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट सभी ने, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले पार्ट पे आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए फिर से कुछ ज्ञान की बातें। मैं बार बार कहता हूं भाई, AK सर का ज्ञान हमेशा काम का होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत काम आता है। तो पहली बात जो आपको कंसीडर करनी है कि रेज जो है वो पैरा एक्सियल होनी चाहिए, लेंस जो आप लोगे वो पतले होने चाहिए, लेंस जो रखे आपने वो कांटेक्ट में होने चाहिए। मैंने बोला था लेंस अगर चिपके हुए हैं तो ही ये फॉर्मूला वैलिड होगा, अगर लेंस के बीच में गैप आ जाए तो ये फॉर्मूला मत लगा देना, पर तुम्हारे केसेस में वो गैप बहुत कम देता है, ठीक है। F1 F2 F3 जो भी आप ले रहे हो इसको आपको साइन के साथ पुट करना है, ओके। तो मेक श्योर कि जब भी आप ये वैल्यूज कंसीडर करते हो, फोकल लेंथ लेते हो या ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब कभी भी आप इन टर्म्स की बात करो ना, इनको हमेशा साइन के साथ पुट करना। कभी ये मत करना कि सर मैंने तो ऐसे पुट कर दिया नहीं, ऐसा नहीं, गलती हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइन बहुत ज्यादा खेल खेलता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ो, जब भी आप ये स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ो, तो साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से यारी दोस्ती निभा लेना उससे, क्योंकि हर क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए भाई, F1 F2 F3 आर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज विच आर कैप्ट इन द कॉन्टेक्ट। मान लीजिए मैंने दो लेंस रखे, एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉन्केव लेंस। तो इसका फोकल लेंथ अगर F1 है, इसका फोकल लेंथ अगर F2 है, तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना इक्विवेलेंट वाला, हाँ इक्विवेलेंट वाले में, तो यहां पे F1 तो आपने लिख दिया, लेकिन ये दूसरा वाला माइनस के साथ लगाना, क्योंकि दूसरा वाला कॉन्केव है। कॉन्केव का जो फोकल लेंथ होता है वो तो नेगेटिव होता है। तो ये साइन कन्वेंशन है बेटा, फॉलो करते हुए चलोगे तो फायदा मिलेगा, ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर तुम्हारा, ठीक है। चलिए भाई, अगर F इक्विवेलेंट पॉजिटिव आता है, बाय चांस सॉल्व किया, सॉल्व करने से अगर मुझे ये F इक्विवेलेंट पॉजिटिव मिल गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मैंने सॉल्व किया और F इक्विवेलेंट मुझे नेगेटिव मिला, अगर F इक्विवेलेंट मुझे नेगेटिव मिला, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कौन सा है, कॉन्केव लेंस है। तो बस ये समझने वाली बात है कि यहां पे कौन सा लेंस है, ये डिपेंडिंग ऑन द फोकल लेंथ आप इस चीज को डिफाइन कर देना, ठीक है। चलिए भाई, ये सारी बातें मैंने यहां पे मेंशन कर दी है, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस से लेके कंफ्यूजन तो नहीं ना। कन्वर्जिंग सिस्टम की बात बोलता है तो ये कॉन्वेक्स होता है, डाइवर्जिंग सिस्टम की बात करता है तो ये कॉन्केव होता है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, वो इन शॉर्ट कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की ही बात कर रहा था। नोट कर लीजिए इन सारे पॉइंट्स को, फिर आगे बढ़ते हम लोग। किया नोट सभी ने? वेरी गुड। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं नेट मैग्निफिकेशन की। मान लीजिए ऐसे ही हमारे पास 3 या 4 लेंसेज हो गए जिनको कि हमने कॉन्टेक्ट में रख दिया,
ठीक है, तो ये 3 लेंसेज थे मेरे पास, तीनों को मैंने क्या किया, कॉन्टेक्ट में रख दिया। पहले लेंस से मैग्निफिकेशन मान लीजिए M1 हो गया, दूसरे लेंस से मैग्निफिकेशन M2 हो गया, थर्ड वाले लेंस से मैग्निफिकेशन M3 हो गया। तो बेटा यहां पे जो नेट मैग्निफिकेशन आएगा वो तीनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। यहां पे जो नेट मैग्निफिकेशन आपको मिलने वाला है वो तीनों के मैग्निफिकेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पहली बात तो समझ आ गई, वो है पावर, वो होती है P1 प्लस P2 प्लस P3। दूसरी चीज होती है फोकल लेंथ, वो होती है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और तीसरी चीज होती है मैग्निफिकेशन की। तो ये तीनों चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखेंगे। किया नोट सभी ने? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब सारी बातें समझ आ गई होगा तो सवाल भी कर लो लगे हाथ। The question says what is the focal length of a convex lens? Of focal length 30 centimeter. ठीक है, सुनो सुनो, भावना समझो उसकी। What is the focal length of a convex lens having the focal length 30 centimeter in contact with the concave lens having the focal length of 20 centimeter? भावना समझ गए? एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, उसको कॉन्टेक्ट में रखा है कॉन्केव के साथ जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका फोकल लेंथ आपको बताना है। इज द सिस्टम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? इग्नोर द थिकनेस ऑफ द लेंस। आपको ये बताना है कि ये सिस्टम कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, थिकनेस को भूल जाओ भी। ठीक है, चलिए भाई ट्राई करेंगे सभी लोग एक बार, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। किया ट्राई सभी ने? अरे सर मौका तो दे दिया करो सॉल्व। अरे वीडियो पॉज कर लिया करो यार, पॉज करो वीडियो को फिर ट्राई किया करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखने इस बात का कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं तो साइड में हट जाऊं, तो वीडियो पॉज कर लिया करो, खुद से ट्राई किया करो, फिर से वीडियो चालू कर लिया करो। ठीक है, ओके। सो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, पहली बात तो मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स लेंस की। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस को मैं F1 के नाम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इट कम्स आउट बी प्लस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्केव लेंस को मैं F2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसको लिख देता हूं माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं ये बात भी जानता हूं कि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अच्छा सर, दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो इक्विवेलेंट पावर जो बनता है वो बनता है P1 प्लस P2। दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हो तो इक्विवेलेंट पावर बनता है P1 प्लस P2। तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो बनता है इट इज गिवन बाय 1/f1 प्लस 1/f2। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब बनेगा इट इज गिवन बाय 1/f1 प्लस 1/f2। बहुत शानदार, बस यही तो करना था आपको, और पहले ही बोल चुके हैं कि पुट द वैल्यूज अलोंग विद द साइन। सो 1/f इक्विवेलेंट जो बनेगा इट कम्स आउट बी 1/30 माइनस का 1/20। सर ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये फोकल लेंथ नेगेटिव था, मैंने पहले बोल दिया था अलोंग विद द साइन पुट करना है आपको। तो एलसीएम लिया, यहां पे 60 आया एलसीएम इनका, 32 जा 60 होता है और 23 जा 60 होता है। सो 1/f इक्विवेलेंट जो बन रहा है इट इज इक्वल्स टू माइनस का 1 डिवाइड बाय 60। सो f इक्विवेलेंट जो बना इट इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। सो पहली बात तो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ आ रहा है वो 60 सेंटीमीटर है, और ये जो सिस्टम है वो डाइवर्जिंग नेचर को शो कर रहा है। तो एक डाइवर्जिंग लेंस बना है हमारे पास, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एक डाइवर्जिंग लेंस बनता है हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ नेगेटिव किसके लिए होती है? डाइवर्जिंग के लिए तो होती है, कॉन्केव लेंस बोल लो या फिर डाइवर्जिंग लेंस बोल लो, उसी के लिए तो होती है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपसे पूछा था व्हाट इज द फोकल लेंथ, आपने बोला 60 सेंटीमीटर। उसने बोला किस टाइप का नेचर है, डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग, आपने बोला माइनस का साइन है इसलिए डाइवर्जिंग नेचर है। बस खत्म, नोट कर लिया उसको, जल्दी से कर लिया नोट, क्या बात है, शाबाश। चलो भाई, तो ये थी कहानी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में समझते हैं। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है? एक तरीका है जिससे कि आप किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते थे। इसका एक्सपेरिमेंट तुम्हें क्लास फिजिक्स लैब में जाओगे तो वहां करा दिया जाएगा, स्कूल वाले करा देते हैं वैसे इसका एक्सपेरिमेंट, बट इनकेस नहीं कराया तो घबराओ मत, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा तुम्हें इसके बारे में। सेटअप कैसा होता है मैं बता देता हूं। यहां पे एक लंबी से रेल लगी होती है, रेल मतलब एक रॉड होती है जिसपे चीजें स्लाइड कर सकते हो। यहां पे हमने एक लेंस रखा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, यहां पे एक लेंस लगाया होता है, ये उसको होल्डिंग के लिए स्टैंड लगा होता है ना।
सो यहां पे हम एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा होता है हमने, है ना, ये एक ऑब्जेक्ट होता है यहां पे, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, लेंस को थोड़ा पास में बना देता हूं, भावना समझ जाओ, बस ये लेंस यहां पे रखा है मैंने, है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट होता है, यहां पे एक स्क्रीन लगाई होती है बेटा, यहां पे एक स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कर दिया फिक्स, अब आप लेंस को मूव कराते रहते हो, ठीक है। तो मान लो लेंस को मूव कराते कराते एक ऐसी पोजीशन आपको लेंस की मिली जिससे कि इमेज जो है कहां पे बनी, स्क्रीन के ऊपर बनी। तो सर मुझे लेंस पे एक ऐसी पोजीशन, लेंस की एक ऐसी पोजीशन मिली जिससे कि वो इमेज जो है स्क्रीन पे बना रहा था। तो यहां पे क्या हुआ, आपको लेंस का पहला पोजीशन मिल गया, तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। इस पोजीशन पे आपको इस ऑब्जेक्ट की एक क्लियर इमेज इस स्क्रीन पे मिल जाती है, बहुत ही शानदार, अच्छी बात है सर। उसके बाद क्या हुआ, हमने बोला कि सर यहां से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो u हो जाता है, इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो v हो जाता है, और फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें हम जानते थे। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, ये रे डायग्राम में मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने बोला कि ठीक है यार, ये बात तो मैं समझ आ गई। फिर मैंने लेंस को और मूव कराया, है ना, और मूव कराते कराते बाय चांस नहीं मिलेगी, पक्का मिलेगी, लेंस को मैंने थोड़ा सा इधर उधर खिसकाया और देखा तो लेंस की एक और पोजीशन मुझे ऐसी मिल गई जहां पे इमेज बिल्कुल यहीं पे बन रही थी। लेंस की एक और पोजीशन मिल गई जहां पे इमेज मुझे फिर से इसी स्क्रीन पे मिली। हो सकता है वो इमेज थोड़ी छोटी हो, कोई बात नहीं, लेकिन इमेज मुझे इस स्क्रीन पे दोबारा मिल गई है। मतलब लेंस की मुझे एक और पोजीशन मिल गई जहां पे इमेज जो है वो स्क्रीन पे फॉर्म हो रही थी। अब जरा गौर फरमा के देखना, तो ये डिस्टेंस आपका u कहलाएगा और ये इमेज डिस्टेंस आपका v कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इसका भी रे डायग्राम मिटा देता हूं क्योंकि रे डायग्राम दिखाने से चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगी। मतलब की बात यह है कि आपको लेंस के ऐसे दो पोजीशन मिलने वाले हैं जहां पे इमेज जो है वो स्क्रीन पे फॉर्म होगी। लेंस की ऐसी दो पोजीशंस मिलेगी आपको जिसमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपको उस स्क्रीन पे मिलने वाली, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको स्क्रीन पे मिलेगी। ऐसी लेंस की दो पोजीशंस होती हैं। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है स्क्रीन से वो कैपिटल डी ले लेते हैं ये लोग, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्क्रीन वो कैपिटल डी ले लेते हैं। लेंस की जो दो पोजीशंस मुझे मिलने वाली है उनमें से कंडीशन लगती है कि u बराबर v, यानी कि अगर एक जगह ऐसी होगी जहां पे u v के बराबर है और एक जगह ऐसी होगी जहां पे v u के बराबर है। यहां पे देखेंगे आप लोग तो ये u जो है ये वाला डिस्टेंस, v ये वाला डिस्टेंस। तो लेंस की दो पोजीशंस मिलने वाली है। पहली पोजीशन जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u था, दूसरी पोजीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस v था। पहले पोजीशन में इमेज की डिस्टेंस v बनी थी, दूसरे पोजीशन में इमेज की डिस्टेंस u बनती है। ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, ऑब्जर्वेशन थे ये सारी बातें, तो उसके बेसिस पे कही गई है, ठीक है। सो यहां से फोकल लेंथ निकालना होता है हम लोगों को। तो भाई इसके लेके कुछ कैलकुलेशंस है, वो कैलकुलेशन मैं तुम्हें बता दूंगा, एक फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला तुम्हें बता दूंगा, सिर्फ उस फॉर्मूले के बेसिस पे, उस फॉर्मूले के बिहाफ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ये जो दो पोजीशंस आपको लेंस की मिली है इनके बीच का जो सेपरेशन होता है, लेंस की जो ये दो पोजीशंस आपको मिली है उनके बीच में सेपरेशन होता है x के जितना। सो x इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। लेंस की जो दो पोजीशन मिली है उनके बीच का सेपरेशन आता है x, ठीक है। तो यहां पे ये पूरा एक सेटअप होता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर दिस। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप परफॉर्म किया जाता है यहां पे जिससे कि हम किसी भी कॉन्वेक्स, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, जिससे कि हम किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सके। सो डिस्प्लेसमेंट मेथड इज अ मेथड इन विच द फोकल लेंथ ऑफ नॉन कन्वर्जिंग लेंस कैन बी आइडेंटिफाइड। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ d। बेटा ये कैपिटल D डिस्टेंस मैंने डिफाइन किया और कंडीशन लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि d जो होगा बेटा वो 4f से तो बड़ा ही होना चाहिए।
डिस्प्लेसमेंट मेथड जब आप पढ़ोगे तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है d शुड बी ग्रेटर देन 4f। यहां पे f जो होगा फोकल लेंथ हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का, इट इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। वैसे तो पूरा कैलकुलेशन वगैरह होती है बेटा इसकी, बट मैं नहीं चाहता कि इसके कैलकुलेशन में हम लोग पढ़े, क्योंकि हमारे पार्ट में है भी नहीं वो, है ना। वैसे तो पूरा तरीका होगा 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f करोगे, फिर सेकंड इक्वेशन में u और v को इंटरचेंज करोगे, ऐसे करके एक पूरा मेथड बनेगा बेटा। बट ट्रस्ट मी, नहीं है काम का, मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा, क्वेश्चन अगर आता है तो तुम डायरेक्टली इससे सॉल्व कर देना, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगा दी d शुड बी ग्रेटर देन 4f वाली। सो लेट्स से द लेंस ऑफ फोकल लेंथ f बी प्लेस्ड एट द स्क्रीन, ये सारी बातें हो रही थी, ठीक है बेटा। यहाँ पे लेंस का फोकल लेंथ f हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ f था। तो पहले तो एक काम करो, ये वाला डायग्राम बना लो बेटा इसके लिए ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए ये डायग्राम बनता है, इसको बना लो पहले तो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जाओगे, आगे जाके दिखा दूंगा डायग्राम फिर से, बट अभी तो इसको बना लो। बनाया सभी ने? चलो भाई सो आगे बढ़े हम लोग, आगे दिखा देता हूं तुम्हें फॉर्मूले वगैरह क्या है। ये देखो ऐसे तरीके बनते हैं। यहां पे लेंस का फर्स्ट पोजीशन ये है बेटा, लेंस का सेकंड पोजीशन ये है। दोनों ही पोजीशंस में आप देख सकते हो इमेज जो है स्क्रीन पे बन रही है I1 I2, है ना। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन d है, जो कि 4f से बड़ा होता है। पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन के बीच का सेपरेशन x है बेटा। पहली पोजीशन आपको मिलेगी u डिस्टेंस पे, दूसरी पोजीशन देखो यहां पे ये u बराबर होता है v के, ठीक है। तो ये दिस इज योर v। चलो सो ये आपके v के बराबर होता है, और यहां पे जो v आपको मिलता है ना वो u के बराबर होता है। ये हमने ऑब्जर्व किया है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। सो यहां पे जो दो इमेजेस बन रही हैं वो है I1 और I2। जो दो इमेजेस बन रही है वो बन रही है I1 एंड I2। सो लेट्स से हमारे पास जो इमेजेस बनी वो I1 I2 है। तो फॉर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द लेंस, टू इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड एट द स्क्रीन। और बेटा यहां से कैलकुलेशन पूरा परफॉर्म करने के बाद फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला आता है विच इज गिवन बाय d स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d। बेटा ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट मेथड में, ठीक है, इसको फॉलो कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस एक फॉर्मूला और बनता है जिसमें x डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 करता है। ये m1 और m2 जो है मैग्निफिकेशन है बेटा दोनों केसेस में। पहले केस में मैग्निफिकेशन m1 आएगा, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, पहले केस में जो मैग्निफिकेशन बनता है वो m1 होता है। इट इज गिवन बाई I1 अपॉन O। I1 क्या बेटा? हाइट ऑफ इमेज। जब मिरर लेंस को फर्स्ट पोजीशन पे रखा था तो इमेज की हाइट बनी I1, जब लेंस को सेकंड पोजीशन पे रखा तो इमेज की हाइट बनी I2। सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड वाले का मैग्निफिकेशन होगा बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, I2 बाई O। सो यहां से मैग्निफिकेशन को और क्या लिखते बेटा? V बाई U। सेकंड वाले केस में मैग्निफिकेशन को क्या लिखोगे बेटा? U बाई V। क्यों सर? देखो पहले पोजीशन में ये U है, ये V है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड पोजीशन के लिए जो U था वो V के बराबर है, सेकंड पोजीशन में जो U था वो V के बराबर है, और जो V था वो U के बराबर है। तो U की जगह पे मैंने V पुट किया, V की जगह U पुट कर दिया। नहीं समझे बात को? चलो इसको ऐसे लिख लीजिए, U2 इज इक्वल्स टू V, U2 इज इक्वल्स टू V, ये V2 इज इक्वल्स टू U। चलिए अभी तो समझ आता है। सो सेकंड वाले केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा V2 बाई U2। बेटा V2 आपका U के बराबर है और U2 आपका V के बराबर है। तो यहां से जब आप M1 इंटू M2 करोगे, M1 इंटू M2 करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। करके देख लो, भरोसा नहीं है मेरे पे तो। M1 मल्टीप्लाई बाय M2, V बाई U, U बाई V, 1 आंसर आएगा। सो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि अगर M1 इंटू M2 करके 1 आंसर आ रहा है, सो I1 I2 अपॉन O का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो बेटा I1 I2 इज इक्वल्स टू O स्क्वायर। सो यहां से हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन भी आ जाता है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैं डब्बे के अंदर बंद कर रहा हूं वो है ये वाले, जिससे आप फोकल लेंथ निकालते हैं। ये वाला D शुड बी ग्रेटर देन 4F, क्वेश्चन बन जाता है यहां से भी।
दोनों के मैग्निफिकेशन का रिलेशन, पहले वाले केस में पहले वाली पोजीशन में मैग्निफिकेशन m1 था, दूसरे वाले पोजीशन में मैग्निफिकेशन m2 था। m1 इंटू m2 करा तो 1 आया, कहां से आया वो यहां पे लिखा हुआ है मैंने। फिर m1 इज हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m2 इज हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड पोजीशन अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो i1 इंटू i2 अपॉन o स्क्वायर 1 होता है, i1 इंटू i2 o स्क्वायर होता है। तो बेटा यहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अंडर रूट ऑफ हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड पोजीशन होता है। तो ये जो मैंने डब्बे के अंदर बंद किए हैं ना बेटा, सिर्फ वही फॉर्मुलेज आपके लिए काम के हैं, उनको फॉलो कर लो तो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे तुमसे। नोट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, किस काम आता है, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आई कैन गो थ्रू दिस फॉर्मूला, आई कैन गो थ्रू दिस मेथड, जिससे कि मैं उसके फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकूं। गॉट इट? समझते हैं बात को? क्वेश्चन सॉल्व करोगे थॉट क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए भाई, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, बोले गए अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो भाई क्या बोला है, एक स्क्रीन को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन बेटा 90 सेंटीमीटर दे रखा है। The image of the object on the screen is formed by a convex lens at 2 different location which are separated by 20 centimeter. Now determine the focal length. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए भाई, ट्राई करेंगे सभी लोग एक बार। चलो भाई, किया होगा ट्राई सभी ने। So मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी कि कैपिटल डी जो होता है वो उन्होंने 90 सेंटीमीटर दे दिया। The image of the object on the screen is formed by a convex lens at 2 different locations separated by, यानी कि x की वैल्यू भी उन्होंने दे दी मुझे, and they are expecting me to find the focal length of the lens। अब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाली बातें हो गई है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और नतीजा पाओ। हाँ जी, सो f इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 4d, क्या यही था फॉर्मूला? So f is equals to 90 multiplied by 90 minus का 20 multiplied by 20 divided by 4 into 90. 8100 minus का 400 divided by 360 कितना बनता है भाई? 77, 78, 79, 80, 81। हाँ, ये कुछ यही बनेगा। 81 माइनस 4 करोगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 77। तो ये फोकल लेंथ बनेगा 7700 डिवाइडेड बाय 360। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 मर जाएगा एंड इट कम्स आउट बी 770 डिवाइडेड बाय 36। 2 से कट जाएगा क्या? चलो पूरे काट देते उसको, है ना। इतना वेट किया आप करना सर, अब इतना तो हम कर ही लेंगे। 36 को 2 से काट देते तो 72 बन जाता है, बनता है ना 36 2 सा 72। साथ में से दोगे 5 और ये 0 नीचे आ जाएगा। फिर हमने बोला कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, 36 को 2 से किया तो 72 आया, तो 36 को 1 से कर लेते तो 36 ही आ जाएगा। 10 में से 6 जाएंगे 4, 5 में से 3 आएंगे, सॉरी 4 में से 3 आएगा तो 1। बहुत ही शानदार। फिर डॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 36 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 5 15 होते हैं, नहीं 4 से कर लीजिए। तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 24 होते हैं, 4 3 12 13 14 होते हैं, ये ज़्यादा आ गया है ना। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 से किया तो 6 3 18 होते हैं, 3 से 9 108, बहुत बढ़िया। सो 21.3 आ रहा है इसका। तो आंसर जो आएगा इट कम्स आउट बी 21.3 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे यूनिट्स आपके सेंटीमीटर में चल रही थी। सो मैंने बोला यहाँ पे जो फोकल लेंथ आएगा 21.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। 21.3 सेंटीमीटर। ऊंच नीच देख लेना, थोड़ी बहुत हो जाएगी, ठीक है यार, क्योंकि कभी कभार होता है कि उनका आंसर कुछ और आ रहा है हमारा, पर ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते। किया नोट सभी ने? पक्का? बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं एक और सवाल की, जो कहता है अ इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम is to be obtained on the opposite wall 3 meter.
दीवार पे बल्ब लगा दिया है, इस बल्ब की इमेज दूसरे दीवार पे चाहिए। ये ऑब्जेक्ट, ये स्क्रीन, दोनों के बीच का सेपरेशन 3 मीटर का है। By means of a large convex lens, what is the maximum possible focal length of the lens required for this purpose? So यहां पे मैक्सिमम कितने फोकल लेंथ का लेंस आप ले सकते हैं? इस दीवार पे बल्ब है, इस दीवार पे इमेज ले रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये स्क्रीन, ऑब्जेक्ट स्क्रीन, दोनों के बीच का सेपरेशन 3 मीटर का। बोला जा रहा है कि आप यहां पे मैक्सिमम कितना फोकल लेंथ ले सकते हैं इसके लिए। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस? दिमाग लगाएंगे सभी लोग। सोच लिया क्या बोला? सर एक कंडीशन लगाई थी, याद होगा, तो D ग्रेटर देन 4F होता है, ऐसी बोली थी क्या? हाँ, D शुड बी ग्रेटर देन 4F। नहीं है भरोसा मेरे पे, चलो कोई बात नहीं, दिखा देता हूं तुम्हें। D शुड बी ग्रेटर देन 4F, नहीं था ना भरोसा? चलो, सो हमने बोला भैया D जो होता है वो बड़ा होता है 4F से, यानी कि D की वैल्यू 4F से तो छोटी होगी, है ना? D का वैल्यू जो मिनिमम हो सकता है वो 4F हो सकता है, मतलब F की वैल्यू जो होगी, F शुड बी लेस देन D/4, मतलब F का वैल्यू D/4 से तो कम ही होगा, मतलब F का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो D/4 ही होगा, उससे कम हो सकती है वैल्यू, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। F की वैल्यू D/4 से ज्यादा नहीं हो सकती, D/4 से कम ही होगी, मतलब मैक्सिमम D/4 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी D/4 हो सकती है। क्वेश्चन के हिसाब से D का वैल्यू जो दे रखा है वो 3 मीटर्स का है, तो F का मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगा बेटा वो बनेगा 3/4 मीटर्स। F का वैल्यू कितना बन जाएगा? 0. कितना लोगे? 4 6 24, 7 24, 0.7 मीटर, 4 7 28, 0.75 मीटर्स आएगा इसका। ठीक है, तो मैक्सिमम आप कितना फोकल लेंथ ले सकते हो लेंस का? 0.75। इससे कम लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा मत लेना, ठीक है? इससे कम अगर आपने फोकल लेंथ लिया है, कोई ऐसा लेंस ले लिया जिसका फोकल लेंथ इससे कम है, तो कोई बात नहीं, चल जाएगी बात। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा लेंस ले लिया जिसका फोकल लेंथ इससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली वहां पे काम खराब हो जाएगा फिर, ठीक है? कंडीशन ये कहती है ना, F की वैल्यू D/4 से कम होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम इतनी ले सकते हो, लेकिन इससे कम मत लेना प्लीज, सॉरी इससे ज्यादा मत लेना, ठीक है? सो ये आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट सभी ने? पक्का समझ आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड? इसी तरीके से एक और मेथड है जिससे हम किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, वो है न्यूटन्स फॉर्मूला। भाई न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है? देखो, इन्होंने कुछ अलग से दिमाग लगाया। इन्होंने बोला कि भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट की इमेज मान लीजिए यहाँ पे बन रही है। तो अभी तक आप क्या करते थे? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से मेजर करते थे u, इमेज का डिस्टेंस पोल से मेजर करते थे v। इन्होंने कुछ और तरीका निकाला फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से लेते थे u, इमेज का डिस्टेंस पोल से लेते थे v, और u और v के टर्म्स में फोकल लेंथ को डिफाइन करते थे। ये बोलते थे लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। लेंस फॉर्मूला कहते हैं इसको, लेंस फॉर्मूला की बातें यही थी। इन्होंने बोला कि यार नहीं यार, मैं फोकल लेंथ कुछ अलग तरीके से निकालना चाहता हूं। तो इन्होंने बोला कि ये जो लेंस होता है इसके पास दो फोकस होते हैं, तो ये प्राइमरी फोकस, ये सेकेंडरी फोकस, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इन्होंने बोला फर्स्ट फोकस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो x1 ले लीजिए। इन्होंने बोला सेकेंड फोकस से जो इमेज की डिस्टेंस है वो x2 ले लीजिए। अब फोकल लेंथ तो आपके पास f होगा ही, सही है ना? फोकल लेंथ f तो होना ही है हमारे पास, तो ये फोकल लेंथ f हो जाएगा यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि भाई अब यहाँ पे u और v को हटा दीजिए, मैं आपकी इक्वेशन x1 और x2 में लाना चाहता हूं। तो उन्होंने ये फॉर्मूला मुझे दिया लाके, पर ये फॉर्मूला लाए कहां से वो, इसका थोड़ा सा मैं आइडिया तुम्हें दे देता हूं, उसके बाद तुम खुद देख लेना, क्योंकि वो भी हमारे लिए इतना काम का नहीं है। देखो भाई, हम फॉर्मूला वो लगाते थे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहां पे u देखोगे तो x1 प्लस f हो रहा है, u का जो वैल्यू है वो x1 प्लस f के बराबर है, v का जो वैल्यू आपके पास है वो है x2 प्लस f। तो u और v की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा 1 अपॉन v की जगह x2 प्लस f माइनस 1 अपॉन x1 प्लस f
इज इक्वल टू 1/f। इनका एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको यही रिलेशन मिलने वाला है। तो x1 प्लस f, ये माइनस में आ जाएगी कहानी पूरी, यहां पे माइनस का x2 और ऐसे करके इसको सॉल्व करोगे। अच्छा ध्यान से सुनो, ये सब कर लोगे ना तुम लोग, देखो यार ट्रस्ट मी, इसका कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, नहीं आएगा काम ज्यादा, मुझे नहीं लगता इससे कोई काम पड़ने वाला है। इनफैक्ट तुम अपनी एनसीईआरटी की किताब खोल के देखोगे, वहां पे क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा तुम्हें इससे रिलेटेड। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप ये अपना फॉर्मूला भूलो मत, डिस्टेंसेस वगैरह आपको लेनी है, नेगेटिव में ले लेना, तो हिसाब से आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। सॉल्व कर लोगे, वो ऊपर वाली इक्वेशन जो आपको दिख रही है वो यही इक्वेशन आपको दोबारा मिल जाएगी। मैं एक बार करके भी बता देता हूँ। इट्स x1 प्लस एफ माइनस का x2 माइनस का f डिवाइडेड बाय x1 प्लस एफ इंटू x2 प्लस एफ इज इक्वल टू 1/f। ये तो ये मर जाएंगे, ये बन जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2 यहाँ से इंटू f इज इक्वल्स टू x1 प्लस f इंटू x2 प्लस f से हो जाएगा कितना, x1f माइनस का x2f इज इक्वल्स टू x1 x2 प्लस का x2f प्लस का x1f प्लस का f स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या गलती कर दी, रुको एक मिनट, x1 x2 f लेंस, ठीक है बहुत बढ़िया, माइनस माइनस प्लस, प्लस में आएगी पूरी कहानी। अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन लगाना, ये प्लस में बनेगी क्वेश्चन बेटा, ये भी प्लस में बनेगी क्वेश्चन, तो ये मरेंगे नहीं आपस में फिर। अरे यार ये माइनस में लगाना है इसको। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर देता हूं मैं, यहाँ पे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा ये पूरा, फिर रुको भाई इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस 2f बन जाएगा ये ना, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस 2f डिवाइडेड बाय x1 प्लस f इंटू x2 प्लस f इज इक्वल टू 1/f। सो ये आ जाएगा x1f प्लस x2f प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करें, x1 x2 प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया x2f प्लस x1f प्लस f स्क्वायर। इस f को यहां ले गया, इस पूरे पार्ट को वहां ले जाके मैंने ब्रैकेट को ओपन भी कर दिया। देखो भाई x1f से तो x1f मर जाएगा, x2f से x2f भी मर जाएगा, तो इक्वेशन लेफ्ट रहेगी 2f स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 x2 प्लस का f स्क्वायर। ये f स्क्वायर इधर आएगा तो ये 2f स्क्वायर माइनस का f स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 x2, तो यहां से f का स्क्वायर बन जाएगा x1 x2 और f का वैल्यू बनेगा अंडर रूट ऑफ x1 x2। कोई नई बात नहीं है, कुछ भी ऐसी बातें नहीं है, बस तुम्हारे तसल्ली के लिए एक बार दिखा दिया। ठीक है, इससे कुछ है ही नहीं इसमें यार, क्या है, और वही सब बातें हम जो पहले करते थे वहां पे वो सब लिखी हुई है। यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेना साथ में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। लेंस से लेफ्ट की तरफ जो भी मेजर करोगे, लेंस के लेफ्ट की तरफ जो भी मेजर करोगे नेगेटिव होता है, लेंस से राइट की तरफ जो मेजर करोगे पॉजिटिव होता है, और बस वही पैटर्न फॉलो करते हुए चले। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये पूरी इक्वेशन प्लस हो जाएगी, फिर ये माइनस है ये भी माइनस है प्लस हो जाएगा। अरे यार ऑब्जेक्ट को माइनस में लेते हो ना आप लोग, यू नेगेटिव में पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉल्व कर रहा है। ये है न्यूटन्स फॉर्मूला, इससे भी आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की। छाप लो इसको जल्दी से, कर लिया सभी ने नोट, यहां पे आओ, ये पूरा यहां तक प्रूफ भी हो गया इसका, डन, बहुत ही शानदार। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स फॉर्मूला। आई थिंक अभी सारी पिक्चर क्लियर हो गई है, और यहां पे जो हमारा रिफ्रैक्शन था किसी भी लेंस से वो भी कंप्लीट हो जाता है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब हमने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पढ़ा था, वहां से हम अपने एक थॉट लेके चल गए थे कि कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो कैसे होगा। फिर हम लेंसेज पे आए, लेंस से कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा था वो हमने समझा, कॉन्वेक्स लेंस की कहानी, कॉन्केव लेंस की कहानी समझ ली।
लेंस मेकर्स फॉर्मूला देख लिया, उसके अलावा लेंस फॉर्मूला वहीं से हमारा डिराइव हो गया था 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f करके होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी और पॉसिबिलिटीज थी, जैसे कि लेंस के कॉम्बिनेशन में क्या होगा वो भी हमने समझ लिया, ठीक है, और रिफ्रैक्शन में लेंस मेकर फॉर्मूला तो बता ही दिया था मैंने। उसके अलावा फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के क्या तरीके हैं वो भी हमने समझ लिए थे। तो लेंस में इतना ही है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और होगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में है, वो देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ सॉल्व करा दिए, कुछ क्वेश्चंस आपको और मिल जाए तो बेटर है, उनको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको एक थॉट क्लियर रहे क्वेश्चंस को लेके कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप हमने बना रखा है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल सा काम करना है, प्ले स्टोर पे जाओ, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे एक लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा हमारे साथ जुड़ जाओगे हमारे डाउट ग्रुप पे आगे, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, वहां पे हम लोग अवेलेबल हैं, इनफैक्ट और भी फैकल्टीज अवेलेबल हैं जो कि आपके डाउट्स देने के लिए ऑलवेज तैयार बैठी है। तो आपकी जो भी समस्या हो फिजिक्स में स्पेशली, तो वहां पे आके हमसे ज्वाइन हो जाओ और हमें अपनी समस्याएं बताओ ताकि उसका समाधान हम दे सके, राइट। वीडियो दोबारा देखना है तो वेबसाइट पे जाना ज्यादा बेटर है, magnetbrains.com। वहां जाओगे, सामने तुम्हारे एकदम बढ़िया तरीके से ऐसे पेज खुल जाएगा। यहां पे जाओ, जैसे कि मैं बात करूं, मैं बुक नंबर 2 सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो पार्ट 2 पे जाओगे, वहां पे क्लिक करोगे तो सामने तुम्हारे ऐसे एक पेज खुल जाएगा जहां पे यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि हम क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे तुम नीचे की तरफ आओगे तो आपको आपके चैप्टर्स मेंशन हो जाएंगे। ये वो चैप्टर्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। जैसे कि अभी बात करें चैप्टर 9 चल रहा है रे ऑप्टिक्स वाला, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पूरे लेक्चर्स ओपन अप हो जाएंगे जो अभी तक हम करवा चुके हैं। आज का लेक्चर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उस लेक्चर को देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। देखो यार, वेबसाइट पे आने का फायदा ये है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है, क्योंकि आप इधर उधर वीडियोस ढूंढोगे, जाके सर्च करोगे, ये करोगे, मत करो यार ये सब। सीधा वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ पे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और हाँ, वेबसाइट पे एक और खासियत है कि ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 लेक्चर देखने के बाद कोई आपसे बोल दे कि भाई सब्सक्रिप्शन का पैसा लाके दे दो या फिर ये कूपन कोड लगा लो, इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम्हारे को एक छोटा सा काम और करना है, वो ये है चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर नए हो तो, पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो भाई। उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा देना, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, ठीक है। एंड शेयर तो करते हो ना शेयर। हाँ, अपने दोस्तों को जरूर बताओ कि भाई यहाँ पे ऐसी बढ़िया तरीके से फिजिक्स पढ़ाई जा रही है कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे, तो उनको भी फायदा मिले जैसा फायदा तुम लोगों को मिल रहा है। और सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में ऑलमोस्ट हम आई थिंक प्रिज्म को शुरू करेंगे और किसी भी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे हो सकता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।